अब हम देखेंगे मनी मार्केट को कि रियल में मनी मार्केट कौन सी जगह होती है, उसको क्या कहते हैं। तो मनी मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर करेंसी में ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, और शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी को लेंडिंग और बोरोइंग के फंक्शंस जो है जिस प्लेस पे होते हो, देन दिस पैलेस इज नोन एज मनी मार्केट, कि जहाँ पर अल्पकालीन मुद्रा बाजार वह केंद्र है जहाँ पर अल्पकालीन पूंजी की मांग व पूर्ति का समायोजन होता है। तो मनी मार्केट एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए जो कैपिटल की डिमांड और जो सप्लाई है एटलीस्ट उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट होता हो, देन दिस पैलेस इज नोन एज मनी मार्केट। उस जगह को हम मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। तो मुद्रा बाजार की जो संरचना है, एटलीस्ट मनी मार्केट क्या होता है ये आप समझ में आ गया कि जहाँ पर मनी के साथ ट्रांजेक्शन्स किया जाता हो, शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल की सप्लाई जहाँ पर की जाती हो, जहाँ शॉर्ट टर्म की बोरोइंग होती हो और शॉर्ट टर्म की लैंडिंग होती हो, तो उस प्लेस को या उस स्थान को हम जो है वो मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। Then the main structures of money market के एटलीस्ट मनी मार्केट के स्ट्रक्चर्स में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड बिल्स, जो हमारा ट्रेड बिल का मार्केट होता है एटलीस्ट वो हमारे मनी मार्केट में इंक्लूड होता है, जहाँ पर व्यापारिक जो बिल बाजार होता है, जहाँ पर व्यापारी लोग एक दूसरे पर बिल को लिखते हैं, बिल को स्वीकारते हैं, करते हैं। तो वो जो बिल बाजार होता है जहाँ बिलों में ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, एक दूसरे पर बिलों को लिखने, स्वीकृति करने और भुगतान करने का काम किया जाता है, वो टोटल जो ट्रेड मार्केट होता है, ट्रेड बिल मार्केट होता है, एटलीस्ट इट इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, उसको हम बिल बाजार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सेकंड आता है ट्रेजरी बिल मार्केट, कि जो गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ बिल इशू करती है जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है, देन दिस टाइप ऑफ बिल्स इज नॉन एज ट्रेजरी बिल। सरकार के बिलों को हम ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। तो सरकार जिन बिलों का निर्गमन करती है, जिस स्थान पर उन बिलों को सेल और परचेज किया जाता है, उस बिल को ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। तो वो मार्केट भी मनी मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट मांग पर देय मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट, ये हमारी कंट्री में कॉल मनी मार्केट चलता है। ये रेपुटेड पर्सनालिटी वाले लोगों को दिया जाता है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रांग होती हो, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती हो। तो ऐसे लोगों को कॉल करने पर ही जो है वो मनी की फैसिलिटी बैंक्स वगैरह के थ्रू अवेलेबल करा दी जाती है। देन दिस इज नॉन एज कॉल मनी मार्केट। ऐसा जो बाजार होता है उसको याचना राशि या मांग मुद्रा बाजार कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा, टाटा, बिरला, रिलायंस, इनके द्वारा एक फोन कॉल पर ही बैंक उनके लिए लोन की व्यवस्था कर देता हो, तो वो भी मनी मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। देन अगेन नेक्स्ट आता है बैंकर्स स्वीकृति बाजार, कि जब बिल इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रेड होता है, तो बिलों को लिखना और उनको एक्सेप्ट कराना कंपलसरी हो जाता है। विदाउट एक्सेप्टेंस जो होती है बिल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो जो बैंकर्स इंस्टीट्यूशंस इन बिलों पर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, देन दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। उनको भी हम मुद्रा बाजार के जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना, उसमें सम्मिलित करते हैं। देन नेक्स्ट आता है सहायक ऋण बाजार, एक जो होता है सब्सिडरी लोन मार्केट होता है, जहाँ पर एज ए सिक्योरिटी रख करके बैंक आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है लोन प्रोवाइड करता है। तो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। तो सहायक ऋण बाजार जहाँ पर सुरक्षित ऋण प्रदान किए जाते हैं, किसी प्रकार की धनराशि को या कागज को या गोल्ड को सुरक्षित रख करके, तो वो मार्केट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दीज आर द मेन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ मनी मार्केट, उसको हम मुद्रा बाजार के उसमें सम्मिलित करते हैं। अब आता है कि मेन अंग, कि रियल में हमारे मनी मार्केट के मेन पार्ट कौन कौन से हैं। मुद्रा बाजार के अंग, कि मनी मार्केट के जो होते हैं वो मेन पार्ट कितने होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी मार्केट के पार्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज जो मुद्रा बाजार होता है और एक होता है असंगठित मुद्रा बाजार, एक होता है संगठित मुद्रा बाजार। देन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट मीन्स विच आर अंडर कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विच आर ऑपरेटिंग द फंक्शंस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। और जो संगठित क्षेत्र वो होगा जो रिजर्व बैंक की नियंत्रण परिधि में होगा, जो आरबीआई के अंडर कंट्रोल जो है वो रिजर्व बैंक के अंडर कंट्रोल काम करेगा, जिस पर बहुत सारे एक्ट जो हमारे बने हुए हैं, 1934 का एक्ट, 1949 का एक्ट, 1970 का एक्ट, तो वो इन एक्ट का जो है उन सभी एक्ट को फॉलो करते हो वो कहलाएगा हमारा संगठित क्षेत्र।
जो रिजर्व बैंक के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नियम और उपनियम होते हैं, उनका पालन करता है, नियमों के साथ चलता है। जहाँ ब्याज दरों में प्राय समानता पाई जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो सेम होती है और अकॉर्डिंग टू आरबीआई डिटरमिनेट की जाती है। जो प्रॉपर मेंटेन करते हो सीआरआर और एसएलआर को और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हो, देन दीज टाइप्स ऑफ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस इज नॉन एज जो है वो हमारी कहलाएगी। इस प्रकार की जो मुद्रा बाजार की संस्थाएं होगी वो कहलाएगी हमारे संगठित मुद्रा बाजार। देन अगेन असंगठित मुद्रा बाजार वो बाजार होता है विच डू नॉट फॉलो एनी रूल्स और रेगुलेशन। उसके लिए कोई नियम नहीं है, ना 1934, ना 1949, ना 1978, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, जो सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करता हो, जिसको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की आदत नहीं हो, जहाँ ब्याज दरों में असमानता पाई जाती हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती हो, कोई लोन इशूइंग की प्रोसेस नहीं हो, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं हो, जहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा होता हो और जो आरबीआई की नियंत्रण परिधि से बाहर रहती हो, then these types of organization is known as unorganized money market, उसको हम असंगठित मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। Then how many types of organized institutions working in India, कि किस प्रकार की संगठित संस्थाएं जो हमारे देश में काम कर रही है, उसमें सबसे पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई जो है वो हमारे इस ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का सबसे मतलब पावरफुल है। पावरफुल तो वैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एपेक्स कैटेगरी का है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारी कंट्री में जो आता है वो एसबीआई आता है। उसके बाद आते हैं सारे कॉमर्शियल बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं वो मनी मार्केट का मेन पार्ट होते हैं। उसके बाद आता है नाबार्ड, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो बैंक जो है 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो बैंक आ जाता है हमारा नाबार्ड। उसके बाद आ जाती है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं वो भी मनी मार्केट का एक पावरफुल सोर्सेज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव्स बैंक, सहकारी बैंक जो है भारत में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो इसका पार्ट है। म्यूचुअल फंड एक अलग स्टाइल का चला है रिसेंट टाइम में, वैसे तो चलते हुए काफ़ी समय हो गया। तो म्यूचुअल फंड जो है, जो पारस्परिक कोष निधि है, जो साझा वित्त है, एटलीस्ट उसको भी मनी मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद आता है विदेशी विनिमय बैंक, जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम जो बैंक करता है वो भी मनी मार्केट का काम है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है उसको भी हम ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में लेते हैं। देन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट पार्ट, संगठित मुद्रा बाजार के ये सारे जो बैंक है वो एक हिस्सा माने जाते हैं। देन विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब असंगठित मुद्रा बाजार में क्या आता है, तो असंगठित मुद्रा बाजार में सेठ है, साहूकार है, महाजन है, सर्राफ है, शाह है, देशी बैंकर्स भी इसी में आते हैं। क्योंकि देशी बैंकर्स भी जो होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पे काम करते हैं, इनका बैंकिंग का जो फंक्शन होता है वो इनोवेटिव लिए हुए नहीं होता है, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करते, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। देन दीज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। गाँव में महाजन है, साहूकार है, ये बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं, बिना सुरक्षित कुछ रखे ही लोन दे देते हैं, रिकवरी बहुत वो होती है उनकी, वो सेवाएं लेते हैं बदले में और ब्याज काट करके आपको उधार देते हैं। तो ये इनके जो सबके फंक्शन है वो बहुत ही पुअर कैटेगरी के होते हैं। ये रिजर्व बैंक के नियंत्रण परिधि से बाहर काम करते हैं, वो ऑलमोस्ट रूरल एरिया में जो है वो फंक्शंस करते हैं ये लोग, और इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है और ये एक्सप्लोटेशन का काम करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी मार्केट पार्ट। तो ये हमारे मुद्रा बाजार के जो थे वो दो जो है वो पार्ट हो गए। अब आता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ, कि इन बैंकों का एटलीस्ट मेन काम क्या है, कि ये कौन कौन से काम को करते हैं। तो सबसे पहला आता है उद्योगों के लिए वित्त, मेन इनका जो सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है वो आता है फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री। फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री कि हमारी कंट्री में जितनी भी टाइप्स की इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, चाहे वो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो बेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री हो, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, एटलीस्ट उन इंडस्ट्री के लिए
फाइनेंस का जो मैनेजमेंट होता है वो ये मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है। तो देश में जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, चाहे वो वृहद आकार के हो, चाहे वो मध्यम आकार के हो, चाहे वो लघु आकार के हो, उन सभी इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस फैसिलिटी जो होती है एटलीस्ट वो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू की जाती है। तो ये इनका मेन फंक्शन है कि ये कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराए। उसके बाद होता है व्यापार के लिए वित्त, तो फाइनेंस फॉर ट्रेड, कि हमारी कंट्री में ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ टाइप ऑफ ट्रेड, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करना इन मौद्रिक संस्थाओं का काम है। इन मौद्रिक संस्थाओं के द्वारा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, ट्रेडिव एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मिड टर्म जो है वो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि ट्रेडर्स माल खरीदते समय उसका पेमेंट कर दे, और जब वो इस क्रेडिट पर इसको सेल करता है तो आफ्टर सम टाइम जब उसकी रिकवरी होती है विथ रिटर्न, तो ये वापस बैंकों को इस प्रकार का ऋणों का भुगतान कर देते हैं। तो देश में व्यापार का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना उद्योग का विकास जरूरी है, क्योंकि उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को जब तक व्यापारी लोग सेल और परचेज करने का काम नहीं करेंगे तब तक जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद है पूंजी निर्माण में सहायक, तो हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो बैंक्स होते हैं वो कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन को जो है वो इजी बना देते हैं। इनके द्वारा जो है वो देश में बचतों को आकर्षित किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को किस स्टाइल से प्रमोट करते हैं कि इनके थ्रू स्मॉल स्मॉल सेविंग को कलेक्ट की जाती है, और जब वो स्मॉल स्मॉल सेविंग लार्ज कैपिटल में हो जाती है तो ये उसको इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, और इन्वेस्ट कर करके ये किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्टाइल से ये इनका फंक्शन हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस समझ लीजिए, देखो इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करोगे तो फिर अलग बात आ जाएगी कि ये जो मार्केट है वो कैपिटल फॉर्मेशंस में हेल्प देता है, उसको प्रमोट करता है। हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होती है। और अगर आप इसका फंक्शन एक्सप्लेन करोगे इसको ही कि पूंजी निर्माण में सहायक, कि ये संस्थाएं देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है, ये जनता की छोटी छोटी बचतों को आकर्षित करती है, फिर उस विशाल धनराशि को कहीं किसी आर्थिक गतिविधि में लगा करके पूंजी की सहायता करती है, और इस प्रकार पूंजी निर्माण को जो है ये संस्थाएं संभव बना सकती है। उसके बाद है वित्तीय संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण, कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एटलीस्ट उसका ये जो है वो रीजनल जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि कंट्री के पास जितने भी वित्तीय संसाधन होते हैं उन वित्तीय संसाधनों को हमारे जो इंडिया है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन के थ्रू कितनी डिमांड की जाती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते हैं। तो जो भी संसाधन बैंकों के पास होते हैं उनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, जहाँ डिमांड हाई होती है वहाँ हायर सप्लाई कर दी जाती है, और जहाँ डिमांड लोअर होती है वहाँ पर जो है वो लोअर सप्लाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये इस कैपिटल को इस प्रकार ये जितने भी संसाधन इनके पास एकत्रित होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट, फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी वित्त की आवश्यकता होती है, तो ये सरकार के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं। गवर्नमेंट को किसी बड़े प्लानिंग के लिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, किसी इंडस्ट्री को सक्सेसफुली रनिंग करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, पब्लिक की हेल्प के लिए, पब्लिक वेलफेयर फैसिलिटी के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स के पर्पस के लिए गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस का काम है कि ये सरकार को वित्त की उपलब्धि कराए। जब कभी भी सरकार को वित्त की आवश्यकता हो इन संस्थाओं के माध्यम से गवर्नमेंट को फंड जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। उसके बाद है मौद्रिक नीति की सफलता में सहायक, हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
जो नीति है, हमारी गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी हमारा आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, उस मॉनेटरी पॉलिसी की टोटल सक्सेस जो होती है, इट इज़ डिपेंड अपॉन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस और मनी मार्केट। तो वो मुद्रा बाजार पर निर्भर है। मनी मार्केट की इंस्टीट्यूशंस, ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, ये जिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगी तो ही मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कहा बैंक दर हाई कर दो, तो बैंक दर आरबीआई हाई करता है तो अब इनको वो बात माननी पड़ेगी कि अब डिस्काउंटिंग की रेट हाई हो जाएगी। जैसे आरबीआई ने कहा कि अब रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंज किया जाता है, तो इनको दी जाने वाली रेट इंटरेस्ट जो आरबीआई को दे रहा है वो चेंज हो जाएगी, और इनको जो रिजर्व बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है वो भी चेंज हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज टोटली डिपेंड अपॉन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। उसकी सफलता इन संस्थाओं पर निर्भर कर रही है। ये संस्थाएं जितना आरबीआई द्वारा दिए गए नॉर्म्स को फॉलो करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी की जो सक्सेस है वो उतनी ही पावरफुल हो जाएगी। उसके बाद है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थव्यवस्था की प्रगति का मापदंड, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति का मापदंड है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी रैपिड रेट से आगे बढ़ रही है। ये हमें मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन से पता चल जाता है कि जब इनके थ्रू डिपॉजिट जो है वो लार्ज अमाउंट में होगी, इनके थ्रू इशूइंग किए गए जो है लॉन्स वो हाई अमाउंट में होंगे, तो ये मान लेना चाहिए कि कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुली चल रही है। तो ये है हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति का मापदंड है। ये आपको ये बता रहा है कि जो देश है वो तरक्की कर रहा है और आर्थिक गतिविधियां जो है वो सुचारू रूप से देश में चल रही है। देन नेक्स्ट आता है आपके अगेन आता है उपकरण कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मनी मार्केट। की रियल में आपने देखा कि मुद्रा बाजार में इतनी सारी जो है संस्थाएं काम कर रही है। अब इसमें किस स्टाइल के इंस्ट्रूमेंट जो है एटलीस्ट वो काम में लिए जाते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्ट्रूमेंट इसमें काम में लिया जाता है, इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें जो काम में लिया जाता है वो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं विनिमय बिल। विनिमय बिल आप जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी, दो प्रकार के होते हैं। विनिमय बिल किसके द्वारा लिखे जाते हैं, जिसने आपको जो आपका ऋणदाता है एटलीस्ट उसके द्वारा लिखे जाते हैं कि प्लीज पे मी और माई ऑर्डर आफ्टर ए सर्टेन टाइम द सम ऑफ मनी। ऐसा विनिमय बिल का प्रारूप होता है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट में काम में आता है, इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल जो होते हैं वो होते हैं। अब ये विनिमय बिल इट में भी पॉसिबल की मुद्दती हो, टर्म पे हो, इट में भी पॉसिबल की मुद्दती बिल हो, और इट में भी पॉसिबल की दर्शनीय बिल हो। ऑलमोस्ट दर्शनीय बिल प्राय नहीं लिखे जाते हैं, ऑन साइट के बिल जो होते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं। टर्म्स वाले बिल्स जो होते हैं वही लिखे जाते हैं और उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट्स जो होता है वो किसके थ्रू लिखा जाता है, वो लेंडर के थ्रू लिखा जाता है जिसने आपसे ऋण लिया है, उसके थ्रू लिखा जाता है कि आई प्रॉमिस दैट आई विल रिटर्न यू द सम ऑफ मनी आफ्टर ए सर्टेन टाइम। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ कि मैं आज के 3 महीने बाद आपको 3000 रुपए दे दूंगा। तो इस स्टाइल के जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं एटलीस्ट वो भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट में ट्रेंड में आते हैं, इनका यूजेस जो है वो मनी मार्केट में किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है अल्प अवधि मांग मुद्रा, शॉर्ट टर्म कॉल मनी। अब शॉर्ट टर्म कॉल मनी जो है वो फोनिंग कॉल पे होती है, वर्बली होती है, रिटिन में कुछ नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाईफाई इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मांगी जाती है, एक लेटर लिख के नौकर के साथ या खुद ही दे आते हैं कि जल्दी से पैसा दे दो ये। तो ये भी जो है वो मनी मार्केट का हमारा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आते हैं ट्रेजरी बिल। देन ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू इशू की जाते हैं जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बिल भी मनी मार्केट का पार्ट होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भी इन बिलों को सेल किया जाता है और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस भी इनको सेल करती है। उसके बाद है जमा प्रमाण पत्र। इट मीन्स इट इज योर एफडी, कि आपके पास अगर किसी प्रकार की कोई फिक्स डिपॉजिट है देन यू कैन बोरो द सम ऑफ मनी। आप कुछ राइट रखते हो, उसके बिहाफ पे आपको कहीं से भी एज ए सिक्योरिटी के तौर पर आपको लोन मिल जाएगा। देन दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये जो है
वो मुद्रा बाजार के कुछ इंस्ट्रूमेंट है। अब आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, कि भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं क्या है। तो उसमें सबसे पहली विशेषता आती है दो क्षेत्र, कि हमारा जो मनी मार्केट है एटलीस्ट उसमें 2 सेक्टर है। मनी मार्केट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 सेक्टर्स मार्केट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड। Organized follow the rules regulation which are provided by RBI and unorganized do not follow any types of rules or regulation. तो दो क्षेत्रीय है, संगठित है, असंगठित है। संगठित रिजर्व बैंक के प्रावधानों का पालन करता है और असंगठित अपनी मन मर्जी से काम चलता है। तो पहली जो हमारे भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता है, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो मनी मार्केट है एटलीस्ट उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर, 2 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला संगठित है, दूसरा असंगठित है। संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद है दोनों में सहयोग का अभाव, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन बोथ सेक्टर। इन दोनों सेक्टर में कोऑपरेशन का अभाव है। इट मीन्स ऑर्गेनाइज जो है वो अपने हिसाब से काम करता है और अनऑर्गेनाइज अपने हिसाब से काम करता है। इनका ना तो कोई एरिया डिवाइड होता है, ना कोई वर्क डिवाइड होता है, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइड होती है, कुछ भी नहीं होता है। इन दोनों में कोई कोऑपरेशन नहीं है। एक इस डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा उस डायरेक्शन में जाता है। किसी भी बात को लेकर के इनके व्यू, ओपिनियन, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, टारगेट एक नहीं होते हैं। तो दूसरी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन बोथ सेक्टर। दोनों क्षेत्रों में सहयोग का अभाव होता है। दोनों क्षेत्र अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। असंगठित का अपना तरीका है और जो संगठित है उसका अपना तरीका है। इन दोनों में किसी स्टाइल का कोई भी कोऑपरेशन नहीं है। उसके बाद है विकसित बिल बाजार का अभाव, then lack of well developed बिल मार्केट। हमारी कंट्री की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि हमारी कंट्री में ना तो बिल इतने ज़्यादा लिखे जाते हैं, ना एक्सेप्ट किए जाते हैं, ना ट्रेंड में होते हैं, ना यूजेस में आते हैं। ट्रेडर्स बिल को अवॉइड करता है, वो बिल में ट्रांजेक्शन करना ही नहीं चाहता। तो हमारी कंट्री में लंदन के जैसे एक वेल डेवलप्ड बिल मार्केट नहीं है, क्योंकि बिलों में जब ट्रांजेक्शन ही नहीं होता, बिलों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, बिलों का ट्रेंड ही नहीं है कंट्री में, तो बिल बाजार का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। देन दिस इज द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, कि देयर इज ए लैक ऑफ वेल डेवलप्ड बिल मार्केट, कि यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड बिल मार्केट अवेलेबल नहीं होता है। वही ट्रेडिशनल, वही बैकवर्ड प्रोसेस वाला एक बिल बाजार आज भी भारत में उपस्थित है, जिसमें किसी स्टाइल का कोई इनोवेशन नहीं है, कोई रिसेंट ट्रेंड्स नहीं है। देन नेक्स्ट आता है लिमिटेड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, सीमित मौद्रिक उपकरण, लिमिटेड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमारे यहाँ जो मौद्रिक उपकरण है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। अभी मैंने आपको बताया ना 4-5 जो है, ओनली 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दीज आर वर्किंग इन मनी मार्केट। 5-6 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, वही चलते रहते हैं, उन्हीं का ट्रेंड है, उन्हीं को काम में लेते हैं। तो हमारे यहाँ लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है। जितने कम इंस्ट्रूमेंट होंगे उतना ही कम मार्केट का डेवलपमेंट होगा। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होंगे तो मार्केट का जो डेवलपमेंट होगा वो भी बहुत लार्ज स्केल पर होगा। उसके बाद अगेन आता है उसके बाद आता है हमारा मुद्रा बाजार में द्वितीयक बाजार का धीमा विकास, कि जो हमारा बिल मार्केट है एटलीस्ट उसका जो डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है मुद्रा बाजार के द्वितीय बाजार का धीमा विकास,
कि हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो रेट से हुआ है। तो जो सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर हम सेकेंडरी जो इशू की हुई सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन्स, बिल्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट तो फिर भी थोड़ा बहुत वेल डेवलप्ड है, बट जो सेकेंडरी मार्केट होते हैं, जो सेकेंड इश्यूज जो काम में लिए जाते हैं, एटलीस्ट उस मार्केट का तो डेवलपमेंट और भी बहुत स्लो रेट से हुआ है। भारत का जो द्वितीयक मुद्रा बाजार है, एटलीस्ट उसका विकास उतना अभी तीव्र गति से नहीं हुआ है, न वहाँ इतने कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है और न उनका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद है मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की सीमित संख्या। तो लिमिटेड क्वांटिटी में जो होते हैं लोग, लिमिटेड क्वांटिटी में जो है वो पार्टिसिपेशन है कि बहुत कम लोग इतना ज़्यादा जो है वो हमारे मनी मार्केट में पार्टिसिपेशन है। आज भी लोगों की जो टेंडेंसी है वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है। बैंकों के साथ या मौद्रिक संस्थाओं के साथ लोग ट्रांजेक्शन करते ही नहीं है, कैश में लेते हैं, कैश में देते हैं। क्योंकि अगर बैंकों के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किया जाए तो उसका फाइनल प्रूफ हो जाएगा कि आपकी पासबुक में एंट्री होगी, आपके खाते में पैसे जाएंगे। तो ये लोगों की जो टेंडेंसी है टैक्स चोरी की, टैक्स से बचने की, इस वजह से भी मनी मार्केट का जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कैश में ही पेमेंट करते हैं और कैश में ही जो है वो वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे मनी मार्केट का डेवलपमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद होता है ब्याज दरों में भिन्नता। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है ब्याज दरों में भिन्नता। डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की डिफरेंट है। जैसे सपोज कीजिए एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, किसी कॉमर्शियल बैंक की है, आईसीआईसी की अलग है। उसके बाद आपका जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंक है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफ्रेंशिएशन आता है, ये भी मनी मार्केट की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी कंट्री के जो जितने भी मनी मार्केट के पार्ट्स हैं उनकी लर्निंग की और सेविंग की दोनों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वेरिएशंस है, कहीं हाई है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो मिसगाइड होता है, उसको पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ डिपॉजिट करानी चाहिए और मुझे कहाँ से लोन एक्सेप्ट जो है वो कराना चाहिए। उसके बाद आता है स्लो ग्रोथ ऑफ डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंस हाउस। एक्सेप्टेंस हाउस इसका अर्थ है कि जो हमारे स्वीकृत ग्रह हैं, स्वीकृत ग्रह व बट्टा ग्रहों का धीमा विकास, बट्टा ग्रहों का धीमा विकास। कि हमारी कंट्री में जो है स्वीकृत ग्रह और जो डिस्काउंटिंग हाउसेज है एटलीस्ट उनका जो है वो स्लो डेवलपमेंट हुआ है। अब पहले देख लो कि ये जो है वो किस काम में आते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय स्वीकृत ग्रह? तो स्वीकृत ग्रह जो होते हैं डिस्काउंटिंग हाउसेज, These institutions are provide acceptations on bill of exchange. ये संस्थाएं विनिमय बिलों पर स्वीकृति प्रदान करने का काम करते हैं। इनके द्वारा स्वीकृत किया हुआ शब्द लिख करके अपने सील, साइन, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो उसका जो आपका विनिमय बिल है एटलीस्ट उसकी कैटेगरी इंप्रूव हो जाती है, उसमें विश्वास बढ़ जाता है एक्सपोर्टर का कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और डिस्काउंटिंग हाउसेज मीन्स जो होता है वो बट्टा देने का काम करते हैं। सपोज कीजिए अभी मेरे पास एक बिल है और उस बिल की अमाउंट है 10,000 रुपीज़ और इसकी मैच्योरिटी डेट आफ्टर 3 मंथ है, क्योंकि दिस इज द टर्म बिल। अब मुदत्ती बिल होने की वजह से 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। सपोज कीजिए मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, देन आई वेंट ऑन डिस्काउंटिंग हाउस और वो इस पर डिस्काउंटिंग कर देगा किससे? 10% से। तो 10% से डिस्काउंटिंग की, इट मीन्स 1000 डिस्काउंट के ले लिए
9,000 रुपीज़ मुझे वापस अभी हैंड टू हैंड रिटर्न कर देगा। तो हमारी मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी कंट्री में जो एक्सेप्टेंस हाउसेज हैं और जो डिस्काउंटेड हाउसेज हैं, उनकी जो प्रोग्रेस रेट है, उनके इस्टेब्लिश होने की, उनके फंक्शनिंग की, उनकी ग्रोथ की, वो रेट बहुत लो है। अभी भी देश में बहुत कम संस्थाएं बिलों पर स्वीकृति का काम करती है और बहुत कम संस्थाएं बिलों के बट्टा देने का काम करती है। इस वजह से बिलों का ट्रेंड ही नहीं होता, क्योंकि ना तो कोई स्वीकृति करने वाली है, ना कोई बिलों की जो है वो हमारे बट्टा करने वाली संस्था है। उसके बाद है इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। स्टार्ट मुद्रा बाजार का असंतुलित विकास। मुद्रा बाजार का असंतुलित विकास। हमारी कंट्री का जो मनी मार्केट है, एटलीस्ट उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का अर्थ है कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सपोज कीजिए ये अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में तो बहुत सारी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है, और दिस इज रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में एक या दो ही इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। देन दिस शो दैट द इम्बैलेंस ग्रोथ ऑफ मनी मार्केट, कि मुद्रा बाजार की जो संस्थाएं हैं वो एक ही जगह केंद्रित है, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर पर, कैपिटल पर और पोर्ट पर, और यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट रिमोट एरिया, रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया, हिली एरिया, वहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे यहाँ मुद्रा बाजार का संतुलित विकास हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को देखें तो अधिकांश मौद्रिक संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में स्थापित है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना प्राय नहीं की जाती है, इसलिए वो क्षेत्र उपेक्षित रहते हैं और वहाँ संसाधन नहीं मिल पाते और वहाँ का, उन क्षेत्रों का जो है वो विकास नहीं हो जाता। उसके बाद आता है प्रमापित हुंडियों का अभाव। प्रमापित हुंडियों का अभाव, लैक ऑफ स्टैंडर्ड हुंडीज। अब हुंडी क्या होती है, ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है। हुंडी जो होती है वो ट्रेडिशनल भाषा में लिखी जाती है, ये भी जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। हुंडी जो होती है क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है कि श्री लिख करके फिर लिखा जाता है कि राम राम वंचना अठ जो है वो राजी खुशी है, आगे प्रार्थना करूँ चुकी थे भी राजी खुशी होगा। मारवाड़ी भाषा की बता रही हूँ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज में लिखी जाती है। अठ समाचार बंचाव सी की नीमे 2000 1000 के दुगने जो है थे एक के साथ भिजवाने का जो कृपा करो, और ऐसे एक लिखी जाती है। तो पहले हुंडी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, लोग हुंडीज लिखते थे, हुंडी एक्सेप्ट की जाती थी और हुंडी में ट्रेंड ज़्यादा होता था। एक दूसरे की मदद के लिए भी प्राय हुंडीज लिखी जाती थी, और हुंडी का एक स्टैंडर्डाइज होता था, एक साइज होता था, एक प्रमापित परफॉर्मा होता था कि उसको इस स्टाइल से लिखना है। बट रिसेंट टाइम में हुंडीज का ट्रेंड ही नहीं है, हुंडियाँ चली गई, लोग अब हुंडी लिखते ही नहीं हैं। और हुंडियों का प्रचलन नहीं होने की वजह से भी क्या है कि देश में जो है वो मौद्रिक ट्रांजेक्शन्स कम हो रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं। पहले डायरेक्ट एक दूसरे को हुंडी लिख करके ही हेल्प मंगा ली जाती थी, बैंकों की ज़रूरत ही नहीं होती थी, कागज़ पे लिख के भेजा जाता नौकर के साथ और आदमी वहाँ से पैसा लेकर के वापस आ जाता था। तो रिसेंट टाइम में इस स्टाइल का जो हुंडीज़ का ट्रेंड है, एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है हुंडीज़ में एटलीस्ट वो अवेलेबल नहीं है। हुंडियाँ ना तो चलती है, ना ट्रेंड में है, ना लोग लिखते हैं, ना लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। उसके बाद आता है समाशोधन ग्रहों की कमी। समाशोधन ग्रहों का अभाव, लैक ऑफ क्लियरिंग हाउसेज। कि हमारी कंट्री में जो क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज का मतलब होता है कि एक बैंक ऐसा ट्रांजेक्शन्स जिसके थ्रू एक बैंक का सीआर और जो डीआर बैलेंस है उसका एडजस्टमेंट करना, कि आपको किसी को चेक का पेमेंट करना है और आप ही के यहाँ किसी बैंक से वापस चेक का पेमेंट आता है, तो इस स्टाइल से क्लियरिंग कर दी जाती थी, आपके ट्रांजेक्शन्स को सेट कर दिया जाता था।
तो ऐसे क्लियरिंग हाउसेस हमारी कंट्री में नहीं हैं, बहुत कम संख्या में हैं। और क्लियरिंग हाउसेस नहीं होने की वजह से बैंकों के ट्रांजेक्शन्स को सेटल डाउन करने में भी बहुत टाइम लग जाता है और बहुत पूरा दिन ऑलमोस्ट उसी में निकलता है किस बैंक से कितना पैसा है और किसको कितना दिया। तो इस स्टाइल के क्लियरिंग हाउसेस नहीं होना भी हमारे मनी मार्केट की एक जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आता है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सारी जो संस्थाएं हैं वो सरकारी या सहकारी संस्थाएं। ऑलमोस्ट जो है जितनी भी मौद्रिक संस्थाएं हैं उनका 90% पार्ट अगर मैं आपको बता दूं तो हमारी कंट्री में 90 to 80% जो मनी मार्केट है वो अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट है, सरकार का भाग है, सरकार के द्वारा नियमित किया जाता है, सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संचालित किया जाता है। क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक का रेशो ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हमारे मनी मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। क्योंकि ये जनता के विश्वास की बात है, जनता के धन के सदुपयोग की बात है, इसलिए हमारे देश में अधिकांश बैंक जो है वो सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किए गए हैं। अंडर कंट्रोल जो है रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो जनता का पैसा है एटलीस्ट वो बिल्कुल सेफ रहेगा। देन दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट।